म्यूट करने लगी हूँ। ठीक है जी, हम चल रहे हैं लेक्चर नंबर 26 की तरफ आज, जो कि है आप लोग का वही द इन्फ्लुएंस ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड के ऊपर। उन दोनों का इन्फ्लुएंस चेक कर चुके थे। प्रीवियसली हम लोगों ने ये देखा कि मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट डिमांड पे जब असरअंदाज होती है तो एग्रीगेट डिमांड कर्व को मूव नहीं करती, वो अपनी सप्लाई कर्व को आगे शिफ्ट करती है। ठीक है, जबकि फिस्कल पॉलिसी जब एग्रीगेट डिमांड के ऊपर फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व करती है तो वो फ्लक्चुएशंस को मल्टीप्लायर इफेक्ट या क्राउडिंग आउट इफेक्ट के तहत देखती है। आज हमने मजीद बात करनी है बेटी इसकी। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके ऊपर देखने के यूजिंग द पॉलिसी टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ये इन दोनों में से मॉनेटरी या फिस्कल पॉलिसी में से कौन सी बेटर पॉलिसी है टू स्टेबलाइज योर इकोनॉमी, या फिर ये इन दोनों में से कोई एक है, या फिर ये दोनों पॉलिसीज यूज की जाती है टू स्टेबलाइज योर इकोनॉमी। ठीक है जी, सबसे पहले तो ये देखें कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हैज बीन एन एक्सप्लिसिट गोल ऑफ यूएस पॉलिसी सिंस द एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1946। 1946 में जब यूएस इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट एक्ट जारी किया गया था तो कहा गया था कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन हमारा प्रायोरिटी गोल है। ठीक है जी, उसी को मद्देनजर रखते हुए आप लोग काइंडली अपने कैमरास वगैरह स्विच ऑफ कर दिया करें। ओके, उसी चीज को मद्देनजर रखे हुए तो एम्प्लॉयमेंट एक्ट हैज टू इम्प्लीकेशंस, उसकी दो इम्प्लीकेशंस रखी गई। पहला तो ये कि गवर्नमेंट शुड अवॉइड बीइंग द कॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, कि गवर्नमेंट का कोई भी मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट शुड नॉट बी बिकम द कॉज ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, कि गवर्नमेंट ना अपने फिस्कल ना अपने मॉनेटरी पॉलिसी की वजह से इतना इंटरवेयर करे कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन के पॉइंट से हट जाए। ठीक है जी, दूसरा ने कहा कि द गवर्नमेंट शुड रिस्पॉन्ड टू द चेंजेस इन प्राइवेट इकोनॉमी इन ऑर्डर टू स्टेबलाइज एग्रीगेट डिमांड। लेकिन अगर गवर्नमेंट को होल्ड लेना ही है अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए तो वो प्राइवेट इकोनॉमी की तरफ मूव करे। प्राइवेट इकोनॉमी यानी कि आपके प्राइवेट सेक्टर्स जो है उनकी तरफ देखा जाए ताकि आपकी एग्रीगेट डिमांड को ओवरऑल कंट्रोल किया जा सके। सेकेंड ये थिंक आ गई कि सम इकोनॉमिस्ट आर्ग्यू दैट द मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी डिस्टेबलाइज द इकोनॉमी। अच्छा, कुछ ने तो ये कह दिया कि मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी वाहिद वो पॉलिसी जिनकी वजह से आपकी इकोनॉमी स्टेबलाइज्ड पोजीशन में आती है। लेकिन यहाँ पर कुछ इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने क्रिटिक किया कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी ही वाहिद वो कॉज बनती हैं जो कि इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करती हैं। इसमें ये देखा गया कि मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी अफेक्ट इकोनॉमी विद अ सब्सटेंशियल लैग, कि वो इफेक्ट तो करती है लेकिन उनमें कोई ना कोई कमी पाई जाती है। They suggested that the economy should be left to deal with a short-run fluctuation on its own. अब उनका ये कहना था कि अगर आप मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी के तहत अपनी इकोनॉमी को ठीक करने लगे ना, कि मॉनेटरी पॉलिसी के जरिए अपनी पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल कर ले, मनी सप्लाई बढ़ा दी जाए, इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल कर लिया जाए, या फिस्कल पॉलिसी में अपने गवर्नमेंट के खर्च अखराजात बढ़ा दिए जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में लगा दिया जाए, सारा का सारा पैसा रेवेन्यू जनरेट किए जाए, इनके टैक्सेस को बढ़ा दिया जाए, उससे आपकी इकोनॉमी क्या होगी, डिस्टेबलाइज हो जाएगी। अब इसमें मैं आप लोगों को एक छोटी सी मिसाल हमारी अपनी पाकिस्तानी इकोनॉमी की दूंगी। रिसेंटली क्या हुआ है, टैक्सेस में एकदम से इजाफा हुआ है। उन टैक्सेस में इजाफा होने की वजह से क्या हुआ, जिसके पास थोड़ी बहुत सेविंग्स होती थी वो भी उसकी रिड्यूस हो गई। इट मींस कि हमारी इकोनॉमी स्टेबलाइजेशन की जाने बजाय वो डिस्टेबलाइज होना शुरू हो गई। यानी कि अमीर से अमीर होता अमीर भी बल्कि गरीब वाले के लेवल के ऊपर आ गया, और गरीब तबका जो था वो गरीब से गरीब तर की तरफ चला गया। तो अगर आप फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर शेयर बिलीव करोगे या फिर उनको ही पर्टिकुलरली अपनी इकोनॉमी में इनका इम्प्लीमेंटेशन देखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी इकोनॉमी डिस्टेबलाइजेशन का शिकार हो जाती है। तो इसलिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने कहा कि शॉर्ट रन जो फ्लक्चुएशन, अनएम्प्लॉयमेंट में एकदम से चेंज आ जाना या एम्प्लॉयमेंट में चेंज आ जाना, आउटपुट आपकी बढ़ जाए या कभी कम हो जाए तो उसको खुद से एडजस्ट करने दो। ठीक है, ये कहा गया था बेसिकली। लेकिन ऑन द अदर हैंड मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड। ये भी कहा गया कि अगर ये पॉलिसीज डिस्टेबलाइज करती है इकोनॉमी को तो यही पॉलिसीज हैं जो कि एग्रीगेट डिमांड को भी इन्फ्लुएंस करती है। तो द गवर्नमेंट समटाइम्स यूज दिस पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट इन अटेम्प्ट टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। ऑल द टाइम गवर्नमेंट हमेशा मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी को एज अ सोल्यूशन लेके नहीं ट्रीट कर सकती कि इकोनॉमी डिस्टेबलाइज हो रही है तो आप फिजिकल पॉलिसी लगा दो या मॉनेटरी पॉलिसी के तहत काम करना स्टार्ट कर दो। नो, आपको कभी कभार अगर जरूरत पड़े इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने के लिए तो मॉनेटरी और फिजिकल पॉलिसी की मदद से आप अपनी इकोनॉमी को ठीक कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल पॉलिसी से मुराद है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में या आपके टैक्सेस आपको इंक्रीज करने हैं, आपके टैक्सेस के रेवेन्यूज चाहिए टू डेवलप टू डू द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो आप इस पॉलिसी को इंट्रोड्यूस करवाओ, लेकिन जस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। Economists disagree about the how active the government should be in this effort, कि गवर्नमेंट को कितना एक्टिव होना चाहिए इसके बारे में। तो इसके एडवोकेट्स ने कहा कि
if the government does not respond, the result will be undesirable fluctuations. अगर गवर्नमेंट बिल्कुल ही इन्वॉल्व ना हो अंदर, यानी कि शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशंस के अंदर भी अगर कोई इंटरफेरेंस ना करे, तो जो इसकी फ्लक्चुएशंस होंगी वो बिल्कुल ही अनडिजायरेबल होंगी, यानी कि आपने एक्सपेक्टेड फ्लक्चुएशंस नहीं होंगी, इंप्लॉयमेंट हो सकता है बहुत ही ज्यादा हो जाए, या आउटपुट हमारी बिल्कुल रिड्यूस हो जाए इकोनॉमी के अंदर. Critics argue that the attempts at stabilization often turn out destabilized. अगेन वही बात कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की खुद से कोशिश करोगे, आप लोग की बेटे जो इकोनॉमी होती है ना वो खुद ब खुद रन करती है. जैसे अब आपने एक प्रोडक्ट बनाएंगे, एक प्रोडक्ट को आप मार्केट में लेके जाओगे, आप किसी को कहीं जाओ कि नहीं मेरी प्रोडक्ट ले लो, मेरी प्रोडक्ट ले लो, वो नहीं लेगा आपकी प्रोडक्ट. ठीक है, बजाय ये कि उसको डिस्प्ले पे लगाओ, उसका देखे वो अपनी उसकी प्रॉस एंड कॉन्स लगाओ कि इसके ये बेनिफिट्स हैं, अगर आपने लिए तो आपको इससे ये फायदा होगा. वो देखने के बाद खुद डिसाइड करेगा कि आया मुझे ये प्रोडक्ट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए. सो हाल आपकी इकोनॉमी का है कि अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाने के लिए अपनी इकोनॉमी के जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर पैसा लगाया जाए. जब उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो ऑटोमेटिकली एक एम्प्लॉयमेंट चेन बन जाएगी. उन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को बनाने के बाद चलाने वाला भी कोई चाहिए, तो आहिस्ता आहिस्ता एम्प्लॉयमेंट चेन भी बनती जाएगी और आपकी इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट आने की वजह से लोगों की इनकम्स में इजाफा होता जाएगा. और जैसे ही इनकम में इजाफा होगा, इनकम लोगों की बढ़ाने के लिए आपका जो सेंट्रल बैंक है वो मनी प्रिंट करना शुरू कर देगा. मनी प्रिंट के अगर अगेंस्ट अगर गोल्ड रिजर्व की बात की जाए तो वो इस मद में करेगा कि एटलीस्ट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी सर्कुलेशन में आ जाए. तो बेसिकली कहा यह गया कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज के अंडर रह के यहाँ की इनके ऊपर अमल करके अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे तो रिजल्ट आपका डिस्टेबलाइजेशन का होगा या डिस्टेबलाइजिंग का होगा. अच्छा, तो अब मैं जो बात करती हूँ वो बेसिकली थी ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स की. लेकिन मेनली ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर कौन कौन से वो ये देख लीजिए. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स आर द चेंजेस इन फिजिकल पॉलिसी. अगर आपकी फिजिकल पॉलिसी में कुछ चेंजेस लेके आए जाए या आपकी फिजिकल पॉलिसी में कोई चेंज है जस्ट ड्यू टू एग्रीगेट डिमांड, तो दिस इज कॉल्ड योर automatic stabilizer that stimulate aggregate demand when the economy goes into recession without policymakers having to take any deliberate action. जब आपकी इकोनॉमी एकदम से रिसेशन में चली जाए तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर फिस्कल पॉलिसी के वो आपकी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने में हेल्प आउट करते हैं. नेक्स्ट ये कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर इंक्लूड. अब ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर यूजुअली होते कौन से, वही बात जो भी मैंने आप लोगों को कही, वो है आपका टैक्स सिस्टम एंड सम ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग. बात वहीं पे आपकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसा लगाए ताकि एम्प्लॉयमेंट चेन बने. अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर जो आपने पैसा लगाना है वो कहाँ से आएगा? ऑफकोर्स आप जितने टैक्स रेवेन्यूज इकट्ठे करेंगे उसका पैसा उठा के प्रोजेक्ट्स में लगाएंगे, प्रोजेक्ट्स का पैसा उठा के फिर लोगों की एम्प्लॉयमेंट बनाएंगे और इनकम बनाएंगे. तो बेसिकली ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में अगर एक वर्ड में कहूँ कि आप लोगों को इंक्लूड करना है तो वो होगा आपका टैक्स सिस्टम और आपके गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स. तो यहाँ तक ये आपका रिमेनिंग टॉपिक था जो कि पेज नंबर 477 484 तक था और इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं था. तो माइक्स आप लोग मैं म्यूट कर देती हूँ. अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही माइनर सा टॉपिक था. सिर्फ इसमें दो आप लोग की पॉलिसीज थी कि हाउ दिस स्टेबलाइज योर इकोनॉमी, तो इसके बारे में इसको बता दिया गया था. इससे ज्यादा इसके बारे में आप लोग को नो हाउ सिर्फ लेने की जरूरत है कि हाउ और इकोनॉमी इज वर्किंग आउट. तो आप लोग की एक दफा ओवर व्यू दे दूं मैं इसका कि आपकी इकोनॉमी को बेटे स्टेबलाइज करने के लिए दो पॉलिसीज को कंसिडर किया जाता है. आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को, आपकी फिजिकल पॉलिसी को. और आपकी फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी इवेंचुअली इफेक्ट किसके ऊपर करती है, इन्फ्लुएंस किसको करती है? आपकी एग्रीगेट डिमांड को करती है. लेकिन आपकी एग्रीगेट डिमांड को जब वो इन्फ्लुएंस करती है तो कहा जाता है कि मॉनेटरी पॉलिसी और आपकी फिजिकल पॉलिसी आर नॉट द गुड स्टेबलाइजर ऑफ एन इकोनॉमी. और उसके एडवोकेट भी यही कहते हैं कि समटाइम्स इट डज रिस्पॉन्ड एंड समटाइम्स इट डज नॉट. ठीक है जी. और इसके अंदर फिर इंक्लूड कर दिया जाता है आपके ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर्स को. ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में अगर बात कर दीजिए तो आपका टैक्स सिस्टम और आपकी गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर की जाने वाली गवर्नमेंट की तरफ से स्पेंडिंग वो इंक्लूड होती है. तो यहाँ तक आपका टॉपिक एंड होता है. ठीक है जी.